हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 10 का ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। यानी कि इससे पहले कि हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को, उन लेक्चर्स को नहीं अटेंड किया है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट को ओपन करके अपनी पुरानी क्लासेस को कवर कर सकते हो। जो भी आपने मिस कर दिया है तो वहाँ से आप देख कर कवर कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा सेल और बैटरी चैप्टर है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं एंड धीरे धीरे हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। शुरुआत के 1-2 लेक्चर में मैंने आपको क्या बेसिक केमिस्ट्री बताई है ना, एंड इसके बाद दूसरे चैप्टर में थोड़े से ऊपर गए एंड तीसरे चैप्टर में अब आपका पूरा सेल और बैटरी चैप्टर ही चलने वाला है। कोई केमिस्ट्री आएगी लेकिन अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आपने लास्ट क्लास अच्छे से अटेंड की है, अच्छे से पढ़ रखी है। तो जिसने भी जो है लास्ट क्लास को अटेंड नहीं किया है तो उन्हें पहले देखिए एंड इसके बाद ही इस वीडियो पर आइए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम ध्रुवीकरण के ऊपर बात करेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है ना, ध्रुवीकरण क्या होता है। तो देखिए, जब सेल से काम ले रहे हों, है ना, जब सेल से कोई काम ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सेल से कोई बल्ब जला रहे हो, है ना, कोई फ़ैन चला रहे हो, है ना, तो सेल से छोटे वाले फ़ैन की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटर की, क्योंकि DC के सेल की बात कर रहा हूँ, है ना। जब सेल से काम ले रहे हैं, कोई भी काम ले रहे हैं, तो इसमें स्थानीय क्रिया का दोष न हो तो भी इसमें देखने में आता है ना, न हो तो भी देखने में आता है कि समय के साथ करंट की मात्रा घटती जाती है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए आपके पास एक सेल है और आप उससे मान लीजिए बल्ब जला रहे हो, है ना, कोई भी बल्ब है जो जला रहे हो आप सेल से। तो ऐसा करने पर क्या होगा, स्थानीय क्रिया का दोष ना भी हो, मान लीजिए स्थानीय क्रिया उसमें नहीं है ना, बिल्कुल नहीं हो रही है स्थानीय क्रिया, फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि समय के साथ उसका जो करंट है ना, उसकी जो क्वांटिटी घटती जा रही है, यानी कि करंट की मात्रा घटती जा रही है ना, तथा अंत में शून्य हो जाती है। यानी कि कोई ऐसा टाइम आएगा जब जो है आपका सेल से करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। सेल के इसी दोष को हम ध्रुवीकरण कहते हैं, यानी पोलराइजेशन कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, कोई कठिन बात नहीं है। एक बार दोबारा बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि 10th के बाद भी कई स्टूडेंट्स ITI करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये 11th-12th में आपने पढ़ लिया होगा ध्रुवीकरण क्या होता है। देखिए, सेल से अगर आप कोई काम ले रहे हो, मान लीजिए आपने बल्ब जला रहे हो सेल से, है ना, तो ऐसे में होगा क्या, उसमें स्थानीय क्रिया का दोष भी नहीं। मान लीजिए आपको स्थानीय क्रिया नहीं है उसमें। अब स्थानीय क्रिया क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा रखा है। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आए हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्थानीय क्रिया क्या है, तो मैंने आपको बता रखा है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है स्थानीय क्रिया क्या होती है किसी सेल में और स्थानीय क्रिया को हम कैसे दूर करते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसमें स्थानीय क्रिया है ही नहीं, है ना, फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है, समय के साथ हमारा करंट जो है घट रहा है, सेल का करंट घट रहा है और अंत में जो है शून्य हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इस सेल के दोष को हम क्या कहते हैं, सेल के इसी दोष को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि एक सेल होता है ना, उसमें रासायनिक घोल होता है और रासायनिक घोल के कारण काफ़ी सारे दोष होते हैं। और जो आपका जस्ता होता है ना, जस्ता शुद्ध है तो उसमें स्थानीय क्रिया नहीं होगी, अगर शुद्ध नहीं है तो स्थानीय क्रिया होगी। मान लीजिए हमारे पास शुद्ध जस्ते का एक सेल है, उस पर स्थानीय क्रिया भी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि समय के साथ साथ करंट का मात्रा जो है घट रही है। तो ऐसा हो रहा है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवीकरण प्रॉब्लम कहेंगे। यह भी एक सेल का क्या है, दोष है, ध्रुवीकरण। तो ये भी हमारे सेल में देखने को मिलती है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस कारण तांबे की प्लेट के इर्द गिर्द हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसी के कारण, यानी ध्रुवीकरण के कारण जो क्या होता है, ध्रुवीकरण के कारण तांबे की प्लेट के इर्द गिर्द यानी आसपास हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। हाइड्रोजन गैस करंट की कुचालक है, जैसा कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, है ना। अधिक बुलबुले प्लेट के आसपास इकट्ठे होने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक और नई टर्म आई, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये भी आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा, 11th-12th में ये टॉपिक है। एंड अगर आप आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है समझा देता हूँ एक बार। देखिए, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए, रेजिस्टेंस आप जानते हो, जो धारा के मार्ग में रुकावट लाता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन यह हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यह हमारा सेल में ही पाया जाता है, सेल या बैटरी में पाया जाता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई सेल है या बैटरी है जिसमें रासायनिक घोल है, रासायनिक घोल तो होगा ही ना, तो बिल्कुल होगा। तो रासायनिक घोल वाली जो बैटरी है ना, उसमें क्या होता है, उसमें रासायनिक घोल में भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है।
मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जो सेल है आपके पास उसमें रासायनिक घोल है, और रासायनिक घोल में भी कुछ ना कुछ उसमें क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक सेल है, उसमें घोल है, और घोल में क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई, तो उसी की बात हो रही है ना। अधिक बुलबुले इकट्ठे होने के कारण क्या होता है, सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट की मात्रा घट जाएगी, है ना। तो करंट की मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये थ्योरी मैं ऐसे हवा में लिख कर नहीं लाया हूँ, बहुत ही अच्छे से सोच समझ के ये थ्योरी लिखी है, कोई किताबी भाषा नहीं लिख कर के लाया हूँ, है ना। तो इसे आप समझने का प्रयास करें। तो देखिए एक बार दोबारा बताते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, एक बार समझिएगा, मज़ा आएगा आपको। देखिए इस कारण तांबे की प्लेट, किसके कारण, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। ध्रुवीकरण के कारण क्या होता है, तांबे की प्लेट के आसपास क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, और जो हाइड्रोजन गैस है भैया वो क्या है, करंट की कुचालक है ना, करंट की क्या है, कुचालक है। और अधिक बुलबुले प्लेट के आसपास इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा तो करंट का मान ऑटोमेटिक घट जाएगा, है ना। और करंट का मान क्या होता है, घट जाएगा, यानी करंट की मात्रा घट जाएगी। हाइड्रोजन तथा जस्ता प्लेट के मध्य, यानी इन दोनों के बीच, हाइड्रोजन और जस्ता प्लेट के बीच में क्या होगा, अन्य प्लेट, है ना, अन्य बेल्टिक सेल, बोल्टिक, सॉरी यहाँ पर बोल्टिक होगा, अन्य बोल्टिक सेल बन जाता है। किस किस के बीच में बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन तथा जस्ता प्लेट के बीच की बात कर रहा हूँ। क्या एक सेल जनरेट हो जाएगा जो कि बोल्टिक सेल होता है, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। इस कारण जो है विरोधी ईएमएफ पैदा हो जाता है। अब ईएमएफ क्या है, ईएमएफ के बारे में भी आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत वाहक बल, है ना, विद्युत वाहक बल। ये क्या करता है, तो ईएमएफ के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है, जो कि आपके प्रीवियस चैप्टर है उनमें मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है कि ईएमएफ क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ आप जानते होंगे, है ना। तो होता क्या है, हाइड्रोजन तथा जो आपका जस्ता है, इन दोनों के बीच में एक सेल जनरेट हो जाता है, जिसे हम बोल्टिक सेल कहते हैं। बोल्टिक सेल जनरेट होगा तो क्या होगा, इसके कारण विरोधी ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और सेल का जो है ईएमएफ घट जाएगा। जो सेल का ईएमएफ है वो घट जाएगा, किसके कारण, विरोधी ईएमएफ के कारण, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो सेल का ईएमएफ है वो घट रहा है, जिसके कारण करंट को जो चलने की आवश्यकता है, यानी कि जो करंट चलने के लिए आवश्यक ईएमएफ है वो प्राप्त नहीं होगा। इसे कई प्रकार से दूर कर सकते हैं। अब इसकी कुछ विधियां हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये बात आपको समझ में आई या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो मैंने लिखी है ना थ्योरी, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, एंड आपको समझ में भी आई होगी। तो एक बार यहाँ से दोबारा बताते हैं। देखिए हाइड्रोजन तथा जस्ता जो प्लेट होती है, इन दोनों के बीच में एक सेल जनरेट हो जाएगा। किसके कारण जनरेट होगा, मैंने आपको बताया ऊपर, है ना, जो आप समझ गए होंगे। तो एक बोल्टिक सेल जनरेट हो जाता है, जिसके कारण विरोधी ईएमएफ पैदा हो जाता है, और विरोधी ईएमएफ किसका जो है नुकसान करता है, तो जो सेल का ईएमएफ है उसको घटा देता है ना, जिसके कारण करंट के जो चलाने के लिए आवश्यक ईएमएफ है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, और इस प्रकार जो है ये जो है सेल की एक प्रॉब्लम हो जाती है। और इस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काफ़ी सारी विधियां हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो उनके ऊपर बात करते हैं। यांत्रिक विधि सबसे पहले हमारी है मैकेनिकल मेथड, जो कि क्या है, इस विधि में तांबे की प्लेट को समय समय पर ब्रश की सहायता से क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, है ना। आप कर क्या सकते हैं, आपके पास सेल है ना, इस विधि से आप तांबे की प्लेटों को क्या करते हैं, साफ़ कर सकते हैं, जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिली वो नहीं मिलेगी। क्योंकि आपका अगर बार बार तांबे की प्लेट को साफ़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे नहीं होंगे, और हाइड्रोजन गैस करंट की कुछ अलग होती है, तो ये आपका जो है वोल्टाइक सेल जनरेट नहीं हो पाएगा, और इस तरह से विरोधी ईएमएफ पैदा नहीं होगा, और जो मेन ईएमएफ है उसको जो है ये प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, किसके कारण, यांत्रिक विधि के कारण। आपको करना क्या है, आपको जो सेल है उसमें आपको तांबे की प्लेट को समय समय पर क्या करना है, साफ़ करते रहना है ब्रश की सहायता से, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो हमारी यांत्रिक मेथड हो गया, यानी यांत्रिक विधि हो गई। अब हम बात करते हैं रासायनिक मेथड। जो रासायनिक विधि है वो क्या है, केमिकल मेथड। तो इस विधि में हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण करके इस पानी में, है ना, इसे पानी में बदल दिया जाता है। यह विधि
पहले विधि से उत्तम है, यानी जो पहले मैंने आपको बताई यांत्रिक विधि उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी ज़्यादा अच्छी विधि से माना जाता है। इस प्रयोग में लेक्लांसे जो सेल होता है ना उसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ जो आपकी रासायनिक विधि है, केमिकल मेथड है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। जो आपका मैकेनिकल मेथड है उससे ज़्यादा जो फ़ायदे वाली चीज़ है वो क्या है, रासायनिक विधि है। इसका आप प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें क्या होता है देखिए, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना, तो हमारे जो हाइड्रोजन गैस है उसके बुलबुले इकट्ठे ना हों, है ना, तांबे की प्लेट पर, इसीलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो होती है ना उसका हम ऑक्सीकरण कर देते हैं, और जब हम हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण करेंगे तो वो पानी में बदल जाएगी, ऑटोमेटिक पानी में बदल जाएगी, और पानी में बदल जाएगी तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यह विधि पहले वाली विधि से क्या है, उत्तम है ना। इस प्रयोग से जो है लेक्लांसे से में भी प्रयोग किया जाता है, इस विधि को लेक्लांसे सेल में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई, बिल्कुल आई होगी, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब यहाँ पर बात करते हैं बिजली रासायनिक विधि। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, जो कि बिजली रासायनिक विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। इस विधि में हाइड्रोजन आयंस, अब देखिए हाइड्रोजन आयंस होंगे, उनको जो है एक अन्य घोल में से गुजारा जाता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को एक अन्य जो आपका पास घोल है ना, दूसरे घोल में से गुजारा जाता है। हाइड्रोजन आयंस घोल से रासायनिक क्रिया करके तांबे की प्लेट पर नहीं पहुंच सकता। डेनियल सेल में हाइड्रोजन गैस नीले थोथे के घोल में से गुजरती है तथा बिजली रासायनिक क्रिया द्वारा इस स्थान पर तांबा आ जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई, नहीं आई है तो एक बार दोबारा समझाएंगे, डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। तो देखिए इस विधि में हम करते क्या है, हाइड्रोजन सारा का सारा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है ना, किसके वजह से हो रही है, हाइड्रोजन गैस की वजह से हो रही है। तो हम करेंगे क्या, हाइड्रोजन गैस के जो आयंस है ना उनको हम अन्य जो हमारे पास घोल है उसमें से गुजार देंगे। हाइड्रोजन आयंस घोल में से रासायनिक क्रिया करके तांबे की जो प्लेट है ना उस पर हम नहीं पहुंच सकते, है ना। जो क्या है, रासायनिक घोल क्रिया आपकी जो है तांबे की प्लेट पर नहीं पहुंच सकता। डेनियल सेल में हाइड्रोजन गैस नीले थोथे के घोल में से गुजरती है तथा बिजली रासायनिक विधि द्वारा हम इस स्थान पर तांबा इकट्ठा हो जाता है, तांबा आ जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सेल के बारे में, है ना। सेल क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया सेल क्या है। सेल जो है केमिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि यह वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आपसे ये प्रैक्टिकल वाइवा में पूछा जा सकता है ना, ये कि आपका जो सेल है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है या फिर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप सिंपल सा आंसर देंगे कि जो सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है सेल की संरचना। अब आपको सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाना है समझाते हैं। सेल की संरचना में आखिर क्या होता है, तो देखिए इसमें सामान्यतः दो धातु की छड़ को किसी धातु के लवण के विलयन में डुबोकर रखा जाता है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो धातु की छड़ है हमारे पास और उनको जो है किसी धातु के लवण के विलयन में डुबोकर रख रहे हैं। अब ये धातु के लवण का विलयन क्या है इसे मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप समझने की कोशिश करिए। डुबोकर रखा जाता है, इस धातु है ना, इन धातु छड़ों को विद्युत तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की जो रासायनिक क्रिया है आरंभ हो जाती है, यानी कि शुरू हो जाती है। अब ये मैंने यहाँ पर बोला लवण का विलयन क्या है, धातु के लवण का विलयन। अब आपके पास जो दो छड़ हैं, है ना, मान लीजिए आपके पास एक एल्यूमिनियम एक कॉपर की छड़ है, तो एल्यूमिनियम वाले एल्यूमिनियम के लवण का विलयन आप लेंगे, उसमें एल्यूमिनियम की छड़ को डाल देंगे। एंड जो आपका कॉपर है, कॉपर की छड़ है, कॉपर का लवण का विलयन आप तैयार करेंगे और उसमें कॉपर की छड़ डाल देंगे, डुबो कर रख देंगे, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, यानी उसी के लवण के विलयन में डाल देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोड बनता है। लेकिन अगर आपके पास एक विलयन है उसमें आपने दोनों को लटका दिया है तार से बांध कर, है ना, और उसमें क्या कर रहे हो, विद्युत तार के माध्यम से आप जोड़ देते हो और उसमें इलेक्ट्रोलाइट शुरू हो जाती है, यानी कि उसमें जो क्या है इलेक्ट्रोलाइट में रासायनिक क्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह से आपका जो है जो केमिकल सेल है वो बन जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई। ध्रुवीकरण हमने समझ लिया, यांत्रिक विधि हमने समझ ली, ध्रुवीकरण से प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी उसे हटाने की। सेल की संरचना हमने समझ ली है ना। अब सेल की संरचना के आगे कुछ और टॉपिक है उसे हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है। अब हम पढ़ लेते हैं
प्राइमरी सेल क्या होता है, ये तो बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। सेल की संरचना जो मैंने आपको बताई, आपको करना क्या होता है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट में से क्या होगा, रासायनिक क्रिया शुरू हो जाएगी, विद्युत तार के माध्यम से आप जोड़ देंगे तो, है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा क्या है, प्राइमरी सेल, है ना। सेल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं पहले। देखिए प्राइमरी सेल क्या होता है, जिन सेलों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ पैदा होता है उसे प्रारंभिक सेल कहते हैं, है ना, प्रारंभिक सेल कहते हैं। जिन सेलों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ पैदा होता है उन सेलों को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं या फिर प्राइमरी सेल कहते हैं। इन सेलों को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। अब यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ, आपके घर में घड़ी होगी, टॉर्च लाइट होंगी, है ना, उसमें जो है सेल पड़ता होगा, तो उस सेल को आप कभी चार्ज नहीं किए होंगे, क्योंकि चार्ज कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल को कभी चार्ज नहीं कर सकते। आप करते क्या है, आपके घड़ी में सेल होगा, आपकी घड़ी चल रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा वो सेल ख़राब हो जाएगा, आप उसे चार्ज नहीं करते हो बल्कि उसे फेंक देते हो, है ना। फेंकने के बाद आप मार्केट जाते हो, दोबारा से एक नया सेल ले आते हो और लगा देते हो, आपकी घड़ी चालू हो जाती है। तो ये सिंपल सा बात है, जो आपने सेल वो यूज़ कर रहे हो ना, उस सेल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। यानी जिन सेलों को हम चार्ज नहीं कर सकते वो हमारे सेल कौन से होते हैं, प्राइमरी या फिर प्राथमिक सेल कहलाते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। तो पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, बस एक बार उपयोग करके फेंक दिया जाता है। इसमें वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल आदि बनाए जाते हैं। ये सारे सेल के नाम हैं और याद भी रखने हैं। हो सकता है आपसे प्रैक्टिकल वाइवा में पूछ ले कि भाई प्राइमरी सेल में कौन कौन से सेल आते हैं, तो वोल्टाइक सेल आएगा, डैनियल सेल आएगा, लेक्लांसे सेल आएगा, शुष्क सेल आएगा और मरकरी सेल आएगा, है ना। और आपसे पूछ लेंगे कि प्राइमरी सेल और जो आपका द्वितीयक सेल होता है इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो आप सिंपल से डिफरेंस बता सकते हो कि प्राइमरी सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते, जबकि हम जो द्वितीयक सेल है उसे हम चार्ज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ना। एंड और भी डिफरेंस है, मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो देखिए इसमें जो है, इसके अंतर्गत काफ़ी सारे सेल्स आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। जो आपका प्राथमिक सेल है इसमें कौन कौन से सेल आते हैं, वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल। तो अब हम इन सभी सेल के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली वोल्टाइक सेल, है ना। अब हम वोल्टाइक सेल के बारे में जानेंगे, वोल्टाइक सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें, है ना। देखिए सन 1800 के लगभग सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ईएमएफ पैदा करने में सफलता प्राप्त कर ली, है ना। इसलिए इनके नाम से ही सेल का नाम पड़ गया, जो कि क्या है, वोल्टाइक। वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे और उनके नाम पर ही वोल्टाइक सेल इनका नाम पड़ गया। और इन्होंने जो है सन 1800 में सबसे पहले किसकी खोज की, ईएमएफ पैदा करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की, और इनके नाम पर ही इनके सेल का नाम पड़ गया वोल्टाइक सेल, है ना। एंड इसमें जो है कांच के बर्तन में तंतु जो होता है, एलिमेंट जो होता है ना, कांच के बर्तन में एलिमेंट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में था, तथा तांबे की जो छड़ होती है ना, एनोड, तथा जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में प्रयोग की थी। किसने, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने एक प्रयोग किया था, कैसे किया था, यहाँ पर लिख रखा है, जिसमें कांच का एक बर्तन लिया इन्होंने और तंतु बर्तन में जो है तंतु H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तथा जो तांबे की छड़ है एनोड, तथा जस्ते की जो छड़ है उसे कैथोड के रूप में लिया और इन्होंने एक सेल का निर्माण कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल कहते हैं। इनकी एक रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिख रखी है, H2SO4 इज इक्वल टू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। ये आपकी क्या है, एक रिएक्शन है जो कि इस सेल में होती है, वोल्टाइक सेल में ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, H2SO4 अपने दो भागों में, दो अणुओं में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। ये मॉलिक्यूल दो परमाणुओं में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, है ना। तो इस तरह से, तो ये आपको समझ में आया वोल्टाइक सेल क्या होता है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेल पर, जो कि क्या है, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। यह तांबे के बर्तन का बना होता है ना। ये किसके बर्तन का बना होता है, तांबे के बर्तन का बना होता है। बर्तन से नीलित होते का संतृप्त घोल होता है। अब नीलित होता क्या होता है आप जानते होंगे, नीलित होते का जो संतृप्त होता है, संतृप्त घोल। संतृप्त घोल किसे कहते हैं, जो पूरा संतृप्त है उसके आगे जो है उसमें घोल नहीं बन सकता है ना, तो उसे हम संतृप्त घोल कहते हैं। इससे एक और छिद्रादार बर्तन रखा जाता है, इसके एक और क्या करते हैं, एक
जो जिसमें छेद होता है बर्तन में वो रख देते हैं, छिद्रदार बर्तन रख देते हैं, जिससे गंधक का तेजाब डाला जाता है ना। जिससे जो छिद्रदार बर्तन है उसमें से हम क्या करते हैं, गंधक का तेजाब डालते हैं। इसमें जस्ते की रॉड रखी होती है, किसमें, डेनियल सेल में। डेनियल सेल में किसकी रॉड रखी होती है, जस्ते की रॉड रखी होती है तांबे के बर्तन के ऊपरी किनारे के आसपास। ऊपरी किनारे के पास नीले थोथे का क्रिस्टल रखे होते हैं। तांबे का बर्तन पॉजिटिव तथा जस्ते की प्लेट नेगेटिव का कार्य करती है और इस तरह से आपका ये सेल तैयार हो जाता है, जो कि नाम है इसका डेनियल सेल। इसमें भी आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर लिख रखी है Zn+H2SO4, है ना। अब इसकी जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये H को रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बनाएगा, तो यहाँ पर ZnSO4 बना दिया और ये H पॉजिटिव जो है ये निकल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अब इसे अगर आप तोड़ेंगे, ये रिएक्शन रटने वाली चीज़ नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स रिएक्शंस को रटते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ रटिएगा मत, समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ ना। तो यहाँ पर आप देखिए H2SO4 को अगर मैं 2 आयनों में तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव में और SO4 नेगेटिव में, इसी तरह से टूटेगा ना। तो यहाँ पर बात करें, ये नेगेटिव है और Zn क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो Zn पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। तो यहाँ पर होगा क्या, SO4 जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों का मिलन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा और ये H पॉजिटिव है ये बेचारा सिंगल रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है H पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बताई है। रिएक्शन कौन से सेल की है, डेनियल सेल की है, ध्यान रखिएगा। डेनियल सेल की ये रिएक्शन होती है Zn पॉजिटिव प्लस H2SO4। कैसे होता है इस रिएक्शन में, तो ZnSO4 प्लस H पॉजिटिव, है ना। जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी होगी ना, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा रिप्लेस कैसे करता है। ये जो लॉजिक मैंने बताया है ये भी सही है। बाकी आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है ना, ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को जो है धक्का दे देते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो भी होता है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर लग जाएगा, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें तो इसी सेल में हमने कुछ और लिखा है, तो देखिए इसका EMF कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है, जो काफ़ी समय के लिए एक ही मात्रा का रहता है, यानी ये घटता बढ़ता नहीं है। जो EMF है डेनियल सेल का EMF कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 1.08 वोल्ट होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, कम ज़्यादा नहीं होता है। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो अधिक रहता है तथा यह काफ़ी समय तक एक जैसा ही रहता है ना। करंट को सेम रखता है, ऐसा नहीं कि करंट ज़्यादा या कम कर रहा है, ऐसा नहीं करता है। ये सस्ता भी होता है, ये सेल काफ़ी सस्ता देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण, जो मैंने आपको बताया था ना, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन नहीं होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, डेनियल सेल में पोलराइजेशन भी नहीं है, जिससे कि हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने मेथड्स बनाए एंड उससे जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। तो इस तरह से जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि सॉल्व करनी पड़ रही थी, तो सबसे बढ़िया बात इसमें यही हो जाती है, इसमें पोलराइजेशन ही नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यानी स्थानीय क्रिया रोकने के लिए जस्ते की प्लेट पर पारा चढ़ाया जाता है, यानी कि इसमें जो है स्थानीय क्रिया नहीं देखने को मिलेगी और स्थानीय क्रिया को रोकने के लिए जस्ते की प्लेट पर पारा चढ़ाया जाता है। जब सेल का प्रयोग ना करना हो तो जस्ते की प्लेट बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी, है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, एक बार रिवाइज़ करा देते हैं। तो यहाँ पर बात करें, देखिए शुरुआत हमने की थी ध्रुवीकरण से, है ना। ध्रुवीकरण से हमने शुरुआत की एंड इस चैप्टर में काफ़ी मज़ा आया। ध्रुवीकरण कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने हर एक वर्ड को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, ध्रुवीकरण क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है ना। और यांत्रिक विधियाँ बताई ध्रुवीकरण को सॉल्व करने की। अगर किसी सेल में ध्रुवीकरण पोलराइजेशन हो रहा है तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका रिजोल्यूशन क्या है। एंड इसके बाद जो 3 मेथड्स मैंने आपको बताए, रासायनिक विधि बताई, मैकेनिकल विधि बताई और जो बिजली के द्वारा जो बिजली रासायनिक विधि होती है वो बताई, है ना। इसके बाद हमने सेल के बारे में जाना, जो कि मैंने बता रखा था, सेल की संरचना के बारे में जाना, है ना। सेल की संरचना क्या होती है एंड सेल के टाइप्स के बारे में जाना। सेल 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल की बात करें तो प्राइमरी सेल में आपको जो है क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना, क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में, ये जाना। वोल्टाइक सेल जो कि प्राइमरी सेल का ही पार्ट है ना, प्राइमरी सेल के ही पार्ट्स के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि इसके अंतर्गत आते हैं वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुल्क सेल और मरकरी सेल, है ना। इन सारे के बारे में हम जानेंगे। अभी तक हम जो है डेनियल सेल के बारे में जान चुके हैं। आने वाली वीडियो जो होगी लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लेक्लांसे सेल जानेंगे,
शुष्क सेल के बारे में जानेंगे और मरकरी सेल के बारे में जानेंगे, है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा हमारा एंड होगा। तो डेनियल सेल के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया विद थ्योरी, है ना, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, क्लास में मज़ा आया है, तो वीडियो को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो भी ITI की प्रिपरेशन कर पाएँ एंड अपने सुंदर से नोट्स बना पाएँ एंड लेक्चर को अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि देखिए सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैंने उन्हें बता रखा है कि मैं जो है PDF बनाकर आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। तो वो करेंगे क्या, जल्दी से जाएंगे प्लेलिस्ट जो टेलीग्राम चैनल ओपन करेंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे PDF और लिखना चालू कर देंगे या फिर किसी और से लिखवा लेंगे और पढ़ेंगे भी नहीं और अपने आप लिखेंगे भी नहीं। तो ऐसे आप डिग्री पाने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। सिर्फ डिग्री के बेस पर आपको कहीं नौकरी, कहीं जॉब नहीं मिलेगी, है ना। आपके अंदर जब तक स्किल डेवलप नहीं होगी तब तक आपको कहीं पर कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, सिर्फ लिखने पर नहीं समझने पर भी फोकस करिए, क्योंकि ये ITI आप सिर्फ हवा में नहीं कर रहे हो। ये 2 साल की ITI होती है, तो इसे आप अच्छे से करें जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।